नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 जुलाई को करेंगे राजस्थान और गुजरात का दौरा। राजस्थान के सीकर में 1 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गोल्ड सल्फर लेपित यूरिया करेंगे लॉन्च। पीएम किसान के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त करेंगे जारी। लोकसभा में बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 पास। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विधेयक को सहकारिता आंदोलन के लिए बताया महत्वपूर्ण। कहा, राज्य सहकारी समितियां बनेंगी लोकतांत्रिक और जवाबदेह, राजनीतिक हस्तक्षेप होगा कम। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के कारण देश में खाद्यान्न और बागवानी का हुआ रिकॉर्ड उत्पादन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी जानकारी। कहा, पिछले 6 वर्षों में कृषि सेक्टर में हुई 4.6% की बढ़ोतरी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का प्रकोप जारी। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश के बाद नोएडा के सभी स्कूल बंद। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भरा पानी। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में दी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 जुलाई को राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री 1 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। किसानों को सभी जरूरतों के लिए एक ही स्थान पर सभी समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए पीएमकेएसके विकसित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री यूरिया गोल्ड लॉन्च करेंगे। ये यूरिया की एक नई किस्म है जो सल्फर से लेपित होगी। सल्फर लेपित यूरिया की शुरुआत से मिट्टी में सल्फर की कमी की समस्या का समाधान होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किए जाने का शुभारंभ करेंगे। किसानों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के एक और उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 14वीं किस्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की जाएगी। लोकसभा में मंगलवार को सहकारिता क्षेत्र में जवाबदेही लाने और चुनाव प्रक्रिया में सुधार से जुड़ा विधेयक पारित हो गया। लोकसभा में बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इससे सहकारिता आंदोलन को और अधिक बल मिलेगा। शाह ने कहा कि भारत में सहकारिता आंदोलन लगभग 115 वर्ष पुराना है। ये क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, लेकिन बीते 75 वर्षों में सहकारिता आंदोलन कमजोर पड़ गया था। लेकिन मोदी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर इस क्षेत्र को सशक्त बनाया है। विगत 75 साल में ना सहकारिता आंदोलन पर कोई ध्यान दिया गया, न उसके कानूनों में पुनर्रचना का सार्वजनिक रूप से चर्चा हुआ, न देश की संसद में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सहकारिता आंदोलन को बदलने के लिए मंथन किया गया। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय नया बनाने के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले 25 साल में, मतलब जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब सहकारिता आंदोलन फिर से पुरजोर तरीके से देश के विकास में अपना योगदान देगा।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय कृषि बाजार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्ष 2022-23 के दौरान 330.5 मिलियन टन खाद्यान्न और 347.2 मिलियन टन बागवानी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। पिछले 6 वर्षों में कृषि सेक्टर में 4.6% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021-22 के दौरान देश ने 50 बिलियन US$ मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस बात को माना है कि कृषि मूल्य प्रणाली में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा है और किसान तेजी से जागरूक हो रहे हैं। कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा एनालिसिस, ब्लॉकचेन आदि के उपयोग से जुड़ी परियोजनाओं के लिए राज्य को निधि उपलब्ध करवाई जाती है। सरकार ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा राज्यों को शामिल करते हुए फसल योजना और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाओं, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच के लिए मदद बाजार की जानकारी के लिए खुले मानक के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की घोषणा की है। श्रेय अन्न को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने ITC के डाक टिकट को जारी किया। इस अवसर पर मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि श्रेय अन्न बीमारियों से सुरक्षा कर स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है। भारत सरकार ने इसके प्रचार प्रसार के लिए भरसक प्रयास किए हैं। बरसात के कारण बर्बाद हुई फसलों को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास SDRF निधि मौजूद है। इसके अलावा भी केंद्र सरकार राज्यों को हर प्रकार से सहायता देने को तैयार है। अभी किसान का अगर ओलावृष्टि से या सूखा पड़ने से या किसी प्रकार से अगर उसका किसान का नुकसान होता है तो उसके लिए SDRF फंड का प्रावधान किया हुआ है। राज्यों को हम पहले ही उनको उपलब्ध करवा देते हैं और उसके बाद में अगर उससे भी उस फंड से भी ज़्यादा अगर उस प्रदेश के अंदर किसानों का नुकसान हुआ है तो फिर राज्य डिमांड करता है तो उसके आधार पर NDRF फंड जो से हम यहाँ पर एक कमेटी भेजते हैं और वो कमेटी उसका निर्धारण करके और कितना देना है तो NDRF फंड नेशनल डिजास्टर फंड से मिलता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई अगर प्रपोजल आएगा किसी प्रदेश से तो नेशनल डिजास्टर फंड से उनको किसानों को निश्चित रूप से दिया जाएगा। और दिल्ली NCR में बुधवार की सुबह जोरदार बारिश के बाद नोएडा के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पानी भर गया है। राजधानी दिल्ली के कई इलाके तेज बारिश से सराबोर हो गए। हालांकि बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन दिल्ली NCR में अच्छी वर्षा हो सकती है। देश के कई हिस्सों में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज से बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे, सतारा और रत्नागिरी जिलों के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, पालघर और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हर गांव तक विकास की आसान पहुंच बनाने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का महत्वपूर्ण स्थान है। गांव तक विकास की बयार पहुंचाने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना महत्वपूर्ण योगदान तो दे ही रही है, साथ ही ये विकास का पर्याय भी बन रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तैयार सड़कों ने ग्रामीणों को नया जीवन दिया है। पेश है धार जिले से हमारी ये खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीणों के लिए लाइफलाइन साबित हो रही है। जहां इनसे ग्रामीणों को कई परेशानियों से निजात मिली है, वहीं उनके लिए विकास के रास्ते भी खुले हैं। इसकी बानगी मध्य प्रदेश में धार जिले के सलकनपुर दिलावरा मार्ग सहित अन्य मार्गों पर देखा जा सकता है। यहाँ पर सलकनपुर दिलावरा को धार से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे यातायात सुगम और सरल हो गया है। साथ ही गांव वालों के लिए खुशहाली के रास्ते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनने के बाद हम लोगों का जो आवागमन का साधन जो होता था वो बहुत ढीला था। पहले काफी फ्री में हम लोगों को जहाँ पहुँचना होता है वहाँ जल्दी पहुँच जाते हैं। इस बात का हमें प्रधानमंत्री सड़क योजना से फायदा मिला है। डीजल बहुत बढ़ता था, अब डीजल नहीं बढ़ा। सब्जी ले जाने तकलीफ नहीं, कहीं भी मंडी मजबूत वाहन कहीं भी। धार सब्जी अब्जी की खेती कृषि करते हैं हम, और सब्जी ले जाने में हमको बहुत फायदा है। बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। सड़क नहीं बनी थी उसके पहले बहुत परेशानी आती थी हमको धार जाने में, बाकी अब कोई परेशानी नहीं। पहले तकलीफ पड़ती थी गाड़ी चलाने में, टूट फूट होना करना, और अब ये कुछ भी नहीं है। और कम समय में हम मतलब धार से इधर घूम के सलकनपुर, पाडलिया, दिलावरा जा सकते हैं, और समय भी बच रहा है इसमें। पहले क्या रात हो जाती थी जाने में, और अब ये वापस रिटर्न हो गया हूँ मैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धार जिले में अभी तक कुल 2913 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें से 812 मार्ग का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 16 पर काम चल रहा है। प्रगतिरत मार्गों की लंबाई 208 किलोमीटर है। काम मुकम्मल होने के बाद सड़कों का 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष का संधारण भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गरीब किसानों में भी खुशहाली आई है। ग्रामीण किसान जहां एक ओर अपनी उपज को बेचने के लिए आसानी से शहर पहुंच पाते हैं, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत विकास हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में सामाजिक आर्थिक विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। धार से सुनील सचान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पूरे देश में गरीब तबके के लिए कारगर सिद्ध हुई है। इस योजना से गरीब लोगों को हर महीने गेहूं या चावल मुफ्त दिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में इस योजना से गरीब तबके के लोग लाभान्वित हुए हैं। खासकर कोविड काल के दौरान योजना से मुफ्त राशन पाकर गरीब लोगों को बड़ी राहत मिली है। पेश है ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीब तबके के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। योजना के तहत देश की 2/3 गरीब आबादी को मुफ्त में 5 किलो गेहूं या चावल प्रदान किए जाते हैं। कोरोना काल से शुरू हुई इस योजना से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है और राज्य के हर जिले में गरीब लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। कांगड़ा जिले के धर्मशाला में कई लाभार्थी इस योजना का लाभ लेकर वे बेहतर तरीके से अपना व परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना को आगे भी निरंतर जारी रखने की मांग की है। आती हूँ और देखती हूँ कि गरीब लोग जो आए होते हैं, ये लोग उनको जो इंचार्ज हैं अच्छी तरह से डील करते हैं, अच्छी तरह से उनसे व्यवहार करते हैं और अच्छी तरह से सामान देते हैं। कोरोना के टाइम से ये राशन मिल रहा है, अभी भी ये राशन मिल रहा है, तो हमको खुशी होती है सर कि गरीबों को राशन बांटते हैं। आगे के लिए भी इनको ऐसे गरीबों को राशन देते रहे और हमारे को खुशी होगी कि ऐसे राशन मिल रहा है। कोरोना टाइम में हमारी बड़ी हेल्प हुई, फ्री राशन और फ्री सब कुछ मिला है और मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी उम्मीद रखेंगे कि ऐसे हेल्प करते रहेंगे। गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है, कोरोना टाइम से अभी तक मिल रहा है। हम मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है और यही सरकार चाहिए और तो कोई सरकार चाहिए नहीं। कोरोना टाइम में लाभ मिल रहा था, वैसा लाभ अभी भी मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। आने वाले समय मोदी जी की सरकार से ठीक ही मिलता रहेगा राशन और बहुत अच्छा मिल रहा है जी। कोरोना टाइम से चल रहा है, सब भी चलता रहे, वीर लगा बैठे और अच्छी राशि लिए
फैसिलिटी मिल रही है हमें। धर्मशाला के डिपो होल्डर विनोद कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उनके डिपो में 100 से अधिक राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें निशुल्क राशन बांटा जा रहा है। हम सभी को राशन देते, जो गरीब कल्याण योजना के तहत सभी को राशन बांटा गया, वो टाइम अनुसार सभी को बांटा, और कोरोना के टाइम में हमने सभी टाइम से बांटा, और जो भी राशन है वो घर घर तक पहुंचाया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने कोरोना काल में गरीब परिवारों को भरण पोषण में बड़ी मदद की है। वहीं अब भी इस योजना से गरीब परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, साथ ही वे भविष्य में भी इसे जारी रखने की उम्मीद करते हैं। डीडी न्यूज के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। और अब बात मंडी भाव की, जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। मौसमी मानसून की बारिश देर से शुरू होने से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है, जबकि इस वजह से इसके उत्पादन में कमी की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा आगामी त्योहारी सीजन के दौरान चावल की घरेलू डिमांड में बढ़ोतरी और इसकी खुदरा कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर एक बड़ा फैसला लेते हुए इस पर बैन लगा दिया है। केंद्र ने बासमती चावल को छोड़कर दूसरे सभी कच्चे चावल के निर्यात पर बैन लगाया है। गैर बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से जून के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 15,54,000 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,55,000 मीट्रिक टन चावल का निर्यात हुआ था। यानी इस साल गैर बासमती चावल के निर्यात में 35% की वृद्धि देखने को मिली है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो नगरी, कोटा और लखीमपुर मंडी में धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 22 जुलाई को धान का भाव रहा 1,765 रुपए। 24 जुलाई को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,760 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 22 और 24 जुलाई को धान 1,880 रुपए पर बिकी। राजस्थान के कोटा मंडी में इस दौरान धान के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहां 22 जुलाई को धान का भाव था 3,800 रुपए। 24 जुलाई को इसके सौदों में 300 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,500 रुपए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 22 जुलाई को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 2,020 रुपए। 24 जुलाई को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 2,000 रुपए पर हुए। देश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को धान का भाव रहा 1,903 रुपए। पश्चिम बंगाल के इंडस मंडी में सामान्य धान 2,183 रुपए पर बिकी, जबकि पुडुचेरी की कराईकल मंडी में धान के सौदे 2,560 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में तेजी देखने को मिली है। फर्रुखाबाद, मैनपुरी, राजकोट और पालनपुर मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 7,700 रुपए। 24 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 22 जुलाई को मूंगफली का भाव था 7,705 रूपए। 24 जुलाई को इसके सौदे 425 रूपए लुढ़क कर 7,280 रूपए पर हुए। पालनपुर मंडी में 22 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 7,127 रूपए। 24 जुलाई को यहाँ इसके सौदों में 123 रूपए का उछाल आया और भाव 7,250 रूपए प्रति क्विंटल पर जा पहुँचा। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में बीते शनिवार को मूंगफली का भाव था 5,950 रूपए। सोमवार को इसके भाव में 50 रूपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,000 रूपए। मैनपुरी मंडी में 22 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 6,150 रूपए। 24 जुलाई को इसके सौदे 130 रूपए चढ़कर 6,280 रूपए पर हुए। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो इपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 38,000 टन बढ़ा है। साल 2023-24 में अप्रैल से मई महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 84,114 टन रहा था। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102,82,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101,35,000 टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में तिल और मूंगफली की बुआई करें, लेकिन बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। वहीं उत्तर पश्चिमी जलोढ़ इलाके के किसान इस समय 20 से 25 दिनों की हो चुकी धान की रुपाई मुख्य खेत में करें। इसके साथ ही यहाँ मिर्च की नर्सरी लगाने के लिए भी समय उपयुक्त है। वहीं दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में खरीफ मक्के में निराई का काम करें। इसके अलावा यहाँ इस समय किसान बैंगन, भिंडी, फूल गोभी, मिर्च, लोबिया, प्याज, कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ के अधिकांश जिलों में इस बार बहुत कम बारिश हुई है। ऐसे में यहाँ के ऊपरी इलाकों में किसान एक फसल की जगह अंतर फसल प्रणाली अपनाए और धान के साथ अरहर और मक्के की बुआई करे। इसके साथ ही यहाँ किसान धान की जगह अरहर, मक्का, उड़द, मूंग और लोबिया जैसी फसलों की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ किसान कम पानी की जरूरत वाली और तनाव सहने वाली फसलों जैसे बाजरा, मूंगफली, ग्वार और तिल को प्राथमिकता दें। झारखंड के निचले या मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में धान की सीधी बुआई के समय नाइट्रोजन उर्वरक न डालें। इसके साथ ही यहाँ कम बारिश होने के कारण किसान लंबी अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी न लगाएं। झारखंड के मध्य और उत्तर पूर्वी पठारी इलाके में अरहर के उन्नत किस्मों की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ मक्का और बेबी कॉर्न की बुआई भी कर ले। झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में केले के बागों से जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ टमाटर की नर्सरी लगाएं। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है।
ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ओम बिरला ने कहा कि प्रस्ताव पर चर्चा का दिन सभी पार्टियों के नेताओं से बात करके तय किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कटक में ओडिशा उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने देश में लंबित मामलों की लंबी कतार पर चिंता जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वे द्रास में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग के साथ केंद्र सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि ब्रिक्स देश आतंकवादी और रूप से अनेक के लिए काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। भारत ने पहली बार बांग्लादेश के साथ रुपए में व्यापार किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित पेट्रापोल सीमा से मंगलवार को बांग्लादेश के लिए पहला रुपया व्यापार शिपमेंट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक अपडेट में बताया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में विकास दर 6.1% रहने का अनुमान है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। बड़े बड़े देखे पर तुमसा नहीं देखा। बताओ, अपने ही इलाज के लिए नर्सिंग होम खुलवाए बैठे। यहाँ कोई पप्पू चप्पू नहीं है। जितनी तेजी से आए हो ना उतनी ही तेजी से निकल लो यहाँ से। चलो। मुझे तो लगता है हमारा पिंटो ही इसका पप्पू है। झोल झाल झोल झाल। ये कौन है जो मेरे जुनून के साथ खिलवाड़ कर रहा है? बदलते भारत की शान।